गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपका यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं समास को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। ट्रिक के माध्यम से आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आप सेकंड में अपना आंसर सही कर पाओ। डिटेल में सेक्शन रहने वाला है। इसके पश्चात आपको कभी भी यहाँ पर समास से रिलेटेड क्लासेस देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के बाद आप समास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें आपकी समास क्या है। सबसे पहले आपका जरूरी है समास को समझना। तो समास है आपका दो शब्दों का, दो उपसर्ग या किसी भी प्रकार के दो शब्दों का मेल ही आपका समास होता है। अगर हम समास के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, मतलब छोटा, आपका समासिक मतलब समास के पदों से, प्लस आपका समस्त पद मतलब दो या दो से अधिक पदों को जब हम एक साथ इंक्लूड कर देते हैं तो वही आपका समास होता है। तो चलिए समास को समझते हैं। तो आपके कोई भी दो शब्द, क्या दो शब्दों का मेल ही समास है। दो शब्दों का मेल ही आपका समास है। दूसरा क्या कह सकते हो आप, एक उपसर्ग और शब्द का मेल। ठीक, अब दूसरा क्या है आपका, आप प्रत्यय भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, प्रत्यय भी लिख सकते हो। प्रत्यय और शब्दों का मेल, प्लस आप दो या दो से अधिक शब्दों को भी आपका समास ही कहा जाता है। दो या दो से अधिक। अब बच्चे इस चीज में कंफ्यूज कर जाते हैं और गलत कर देंगे। आपको इस टाइप का क्वेश्चन वहां पर देंगे, दो या दो से अधिक पद भी समास होते हैं, तो आप क्या करोगे, नहीं भाई हमने तो दो ही पढ़ा है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे क्या हो गया आपका जन मन धन, तो ये किसका उदाहरण है, ये आपका समास का। क्या इसमें आपको दो शब्द देखने को मिल रहे हैं, नहीं, तीन शब्द है। तो तीन शब्दों के मेल को भी समास कहा जाता है। प्लस आपका दो शब्द हो गए, एक उपसर्ग दूसरा आपका शब्द प्रत्यय, या फिर आप शब्दांश भी कह सकते हो। क्या शब्दांश और आपके शब्द के मेल को भी क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। अब आपका शब्दांश और ये कैसे हो गया, जैसे कि आपका परिपूर्ण, क्या हमने पूर्ण में क्या जोड़ दिया, आपने यहाँ पर शब्दांश पर ही जोड़ दिया, उपसर्ग पर ही जोड़ दिया। ऐसे क्या लिखा हमने, पूर्ण पालक लिख दो, या फिर आप क्या लिख सकते हो, भर पेट। ठीक है, तो हमने क्या जोड़ दिया, भर, यहाँ पर उपसर्ग जोड़ दिया। तो इसी प्रकार से जो भी आप शब्द बनाते हो और जिसमें आपका उपसर्ग हो, शब्द हो, किसी का भी मेल क्या कहा जाएगा, समास कहा जाएगा। आपके दो शब्द कैसे हो गए, माता और पिता, क्या है आपका यहाँ पर दोनों शब्द है। क्या है, दोनों शब्द है, तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पर समास हो गया। तो ये क्या था आपका पूरे समास की डेफिनेशन, आपको समझ में आ गया। दो शब्दों का मेल भी समास होता है, एक शब्द हो या शब्दांश तब भी समास बनता है, आपका उपसर्ग परसर्ग तब भी समास बनता है, प्लस आपका दो या दो से अधिक शब्दों का मेल भी आपका समास होता है। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आई, इसे फटाफट आपको नोट डाउन करना है, या अगर आपने समझ ली इतना भी आपके लिए काफी है। ठीक है, आपको शाब्दिक अर्थ भी आपसे पूछा जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन यही बनेगा आपसे कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्या है आपका यहाँ पर संक्षेप मतलब छोटा, आपका समासिक और आपका समस्त पद। और आपका एक क्वेश्चन ये भी बनता है, समास विग्रह क्या है। तो समास का बड़ा रूप मतलब जो आपने यहाँ पर क्या लिखा, माता पिता, अगर ये माता पिता में लिखा है तो आपका समास है, लेकिन विग्रह क्या कर दोगे, माता और पिता। ये क्या है आपका समास विग्रह, क्या हो गया आपका समास विग्रह। ये क्या है आपका समास विग्रह, समझ में आया। समास विग्रह मतलब आपके समास के पदों को अलग करना, शब्दों को अलग करना, ये समास विग्रह कहा जाता है। प्लस समास क्या कहा जाएगा, जब आपको इसे छोटे संक्षेप रूप में लिख रहे हो आपका समस्त पद को, तो क्या होगा आपका यहाँ पर समास हो जाएगा। तो समास विग्रह आपका समास दोनों आपको समझ में आया। अब बात करेंगे जहां से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जो अभी तक पढ़ा इससे आपका एक क्वेश्चन ही बनता है, एक या फिर दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। अब बात करेंगे आपके भेद से रिलेटेड काफी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो बच्चों को यही नहीं पता होता समास के भेद कितने हैं, 4 है, 6 है, 3 है, कितने भेद है। तो आपके समास के 4 और 6 दोनों है। अब 4 और 6 किस प्रकार से है, अगर आपको पेपर में ऑप्शन में 4 भी है और आपका 6 भी है तो आप क्या लगा के आओगे, 6। लेकिन अगर आपका 6 है ही नहीं ऑप्शन में तो क्या लगा के आओगे, 4। अब 4 कौन से, 6 कौन से, इन पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके 6 हम समास जानेंगे कि आपके टोटल 6 समास कौन से हैं। तो सबसे पहला कौन सा आपका अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास पहला, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा कर्मधारय समास, आपका द्विगु समास, तत्पुरुष समास और आपका बहुव्रीहि समास।
ये क्या है, आपके 6 प्रकार के समास है जिस पर पता नहीं कितने क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। कोई भी एग्जाम हो, ये क्लास ऐसा नहीं है यूपी पुलिस के लिए, ये आपका कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। आपका RSS भी आ रहा है, इसमें भी क्वेश्चन बनेंगे, या फिर कोई भी आपका अदर कोई भी कंपटीशन का एग्जाम है, यूपी का है, आपका यहाँ पर दिल्ली का है, बिहार का है, BPSC का है, कहाँ का भी है, जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, समास आता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो हम बात कर रहे थे आपके 6 जो है समास होते हैं। तो आपको अगर ऑप्शन में 6 मिले तो 6 लगा के आना, अगर 6 है ही नहीं तो आपको 4 लगाना है। 4 कैसे होते हैं, एक तो आपका अवयवी भाव हो गया, दूसरा आपका द्वंद्व हो गया, और तीसरा आपका द्विगु हो गया, और आपका यहाँ पर चौथा हो गया बहुव्रीहि। क्या हो गया आपका यहाँ पर बहुव्रीहि, जो आपका यहाँ पर द्विगु, कर्मधारय और तत्पुरुष, ये तीनों एक ही में इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला अवयवी, द्वंद्व और आपका तीसरा बहुव्रीहि, जो आपका चौथा इन तीनों को कंबाइन कर दिया जाता है। तत्पुरुष आपका चौथा समास है, इसमें आपका कर्मधारय, द्विगु दोनों इसी के अंदर इंक्लूड हो गए। किस प्रकार से क्या सारी चीजें रहेगी वो जब हम आपका तत्पुरुष समझेंगे तब आपको बताएंगे। तो ये चीजें समझ में आई। 4 पूछा जाए कौन सा है, अवयवी, दूसरा आपका यहाँ पर द्वंद्व, इसके पश्चात आपका यहाँ पर आपका बहुव्रीहि और आपका तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष आपका चौथा हो गया, इसके अंदर कर्मधारय और द्विगु दोनों आ जाएंगे, याद रखना। अब बात करेंगे आपका सबसे पहले अवयवी समास क्या होता है। अवयवी समास में आपका पहला, प्रथम, पूर्ण, कुछ भी कह सकते हो, पहला पद, प्रथम पद या फिर आपका पूर्व पद, इसमें प्रधान होता है। क्या होता है, पहला पद इसमें प्रधान होगा और वो हमेशा अव्यय होगा। अब अगर आपने अव्यय नहीं पढ़ा तो इस चीज को पता कैसे लगाओगे। मैंने अव्यय से रिलेटेड क्लास ली है जिसमें हमने आपका अव्यय और आपका निपात, जिसने ये क्लास नहीं देखी वो इस क्लास को जरूर देख लेना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं और ये वाला आपका टॉपिक वहीं पर क्लियर हो जाएगा। तो अव्यय और निपात की क्लास जरूर देख लेना। उपसर्ग, ठीक है, क्या आपका जो पहला पद है वो आपका अव्यय होगा। अव्यय अगर आपको नहीं पता तो नहीं समझ पाओगे, तो देखना क्लास, उसमें समझ में आ जाएगा। अव्यय होगा, निपात होगा, उपसर्ग ही होता है, वो ही आपका पहला पद यहाँ पर प्रधान होगा। अब पहला पद प्रधान क्या होगा उसे समझते हैं। पहले तो आपको सीधा डेफिनेशन दी जाती है क्या कि अव्यय क्या है, तो याद रखना जिसमें पहला पद जो है प्रधान होता है वो ही अव्यय होता है। ठीक है, अव्यवी समास क्या होगा, जिसमें पहला प्रधान होगा। अब यहाँ पर क्या देंगे हम आपका यथा शक्ति, ये आपका एक ऐसा उदाहरण जो 1000 बार पूछा जा चुका है। अब यथा क्या है आपका, यथा, ठीक है, यथा क्या है आपका, यथा है आपका अविकारी शब्द। अब अविकारी तो हमें पता नहीं, तो उसके लिए तो क्लास देखनी पड़ेगी। अविकारी विकारी दोनों समझाए। तो ये क्या है, अविकारी शब्द की किसी भी प्रकार से चेंज नहीं होता, और अविकारी शब्द में आ जाएंगे आपके अव्यय, आपका निपात प्लस आपके समस्त उपसर्ग, ये अविकारी में आ जाएंगे क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होते। तो यथा क्या है आपका अविकारी शब्द है, तो यही क्या होगा यहाँ पर प्रधान होगा। क्या होगा, यही आपका प्रधान होगा। इसी प्रकार से दूसरा ऑप्शन देखिए, क्या है आपका भर पेट, तो भर क्या है आपका अव्यय। ठीक है, भर को आप कुछ और तो नहीं कर सकते। ठीक है, क्या है आपका यहाँ पर भर पेट अव्यय हो गया। ठीक है, तो इसी का यहाँ पर क्या है, महंता है, यहाँ पर यह प्रधान है। अलग कोई ऑप्शन लेकर देखे, आजन्म क्या है, आ क्या है, इसमें उपसर्ग है। क्या है, आ इसमें उपसर्ग है, तो यही क्या है आपका प्रधान है। यही क्या है आपका प्रधान है, पहला ही पद आपका प्रधान है। तो समझ में आए, ऑप्शन समझ में आए। ये सभी किसके ऑप्शन थे, ये सभी आपके अवयवी भाव के थे। ये यथा, भर, आ, ये किस प्रकार से समझोगे, अव्यय और निपात की क्लास देख लेना। उसमें जितने भी आपके टोटल अव्यय मैंने आपको कराए हैं, जितने भी आपके अव्यय है, जितने भी निपात है, हर एक निपात, हर एक अव्यय जो है मैंने आपको समझाया है। तो उसे देखना, सीधा आप ऑप्शन देखते ही आंसर लगाओगे अगर वो क्लास देख लेते हो। बाकी मैंने इसमें समझा दिया, अविकारी शब्द वो होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते। आ को आप कभी चेंज नहीं कर सकते, उपसर्गों को अभी चेंज नहीं कर सकते, क्रिया के अकॉर्डिंग, कर्ता के अकॉर्डिंग कभी भी चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया आपका अव्यवी भाव। सीधा ये देखना है आपको, यहाँ पर पहला क्या होना चाहिए, आपका अव्यय निपात है तो सीधा आंख बंद करके लगाना है अव्यवी भाव। ठीक है, और इसकी क्या है, पहला पद इसमें हमेशा प्रधान होगा। समझ में आ चुका है। पहला, दूसरे पद चलते हैं आपका, और आपके अवयवी समास से काफी ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे, प्लस आगे जो आपका कंफ्यूजन वाले होते हैं उससे क्वेश्चन पूछते हैं। अब बात करेंगे आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास सबसे इजी, क्या द्वंद्व समास सबसे इजी। पहले द्वंद्व का मीनिंग समझिए। द्वंद्व क्या है, किसी के साथ द्वंद्व करना। द्वंद्व किसके साथ करते हो, अपने बराबर वालों के साथ ही तो द्वंद्व करते हो। अब आप एग्जाम में बैठोगे, क्या करोगे, आप एग्जाम में बैठोगे तो सभी क्या होंगे, आपके लायक, आपके जैसे होंगे। आपके जैसे कैसे, सभी ने 12th पास की होगी, सभी उसी चीज का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो क्या है, द्वंद्व है। द्वंद्व किस में होता है, आपका समानता में। क्या होगा, समान में।
ठीक है। तो जितने आप सक्षम है उतना अगले वाला भी है, उस अगले वाले ने भी उतना पढ़ा है जितना आपने पढ़ा है। तो क्या है, दोनों में द्वंद्व हो रहा है, दोनों क्या है, बराबर महत्व रखते हैं। तो जब बराबर महत्व रखेंगे तो प्रथम और आपका द्वितीय दोनों ही प्रधान रहेंगे, पहला भी और आपका अंतिम या फिर कह सकते हो उत्तर पद, दोनों ही यहाँ पर प्रधान होते हैं। अभी तक क्या पढ़ा हमने अव्यय में, पहला पद, लेकिन यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों ही प्रधान होंगे। और जो आप कहते हो ट्रिक क्या है इसे पहचानने की, तो इसमें योजक चिन्ह क्या है आपका, योजक चिन्ह। मैंने आपको विराम चिन्ह कराया तो उसमें योजक चिन्ह समझाया था। जहां पर भी योजक चिन्ह दिख जाए क्या है आपको 99% द्वंद्व में आ जाएगा। आगे बात करें विलोम शब्द, जितने भी विलोम शब्द होते हैं वो सब द्वंद्व में आते हैं। क्यों? क्योंकि अब बात करें हम आपका माता और पिता, क्या है आपका विलोम शब्द। अब माता का भी उतना ही महत्व है जितना पिता का, माता का भी उतना महत्व है जितना पिता का। ऐसा तो है नहीं कि आप बिना पिता के आगे, और ऐसा भी नहीं है आप बिना माता के आगे। तो क्या है, दोनों का ही महत्व है। जब दोनों का ही महत्व है तो पहला और द्वितीय दोनों ही प्रधान हो गए। जब दोनों ही प्रधान है विलोम शब्द उसमें चले गए, प्लस आपका योजक चिन्ह, इसमें क्या है, यही आपका योजक चिन्ह है। तो ये अभी कंडीशन हमारी पूर्ण हो रही है। प्लस आपका पुनरावर्ती, पुनरावर्ती मतलब आपका क्या हो गया, जैसे कि रात रात, ठीक है। प्लस अगर हम आपका देखें अर्ध, आपका अर्धवर्ती क्या होगा, जैसे चाय वाय लिखते हैं, चाय वाय लिया, रोटी सोटी लिया, तो हम क्या लिखते हैं इसमें, आपका ये हो गया आपका अर्ध आवर्ती। अर्ध आवर्ती मतलब आपकी आधे, ठीक है, आधे वर्ड जो है एक जैसे होते हैं, जैसे कि चाय वाय, वाय एक जैसा, ऐसे ही, ठीक है। तो इसमें हमने च और वह का ही क्या क्या अंतर किया, तो ये क्या होते हैं आपके अर्ध आवर्ती वाले शब्द। तो जितने भी अर्ध आवर्ती वाले शब्द, पुनरावर्ती वाले, विलोम शब्द, योजक चिन्ह और पहला और द्वितीय दोनों की प्रधानता हो, प्रधानता समझ में आ गई, दोनों का महत्व होना चाहिए, वो सभी किस में चले जाएंगे, आपके द्वंद्व में चले जाएंगे। द्वंद्व लड़ाई भी तो तभी होगी जब बराबर की टक्कर होगी। क्या होगी, लड़ाई भी तो तभी होती है जब बराबर की टक्कर होती है। तो इसमें हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, माता पिता, ठीक है, आपका क्या हो गया, दिन रात, सुबह शाम, प्लस आपका क्या हो गया यहाँ पर सीता गीता, भाई बहन, ये सब किसके उदाहरण है, ये सब आपके यहाँ पर द्वंद्व के हो गए। क्या हो गए, द्वंद्व के। इस प्रकार से कोई भी शब्द देखने को मिले तो क्या हो गया आपका द्वंद्व। बस ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, सबसे पहले दोनों का महत्व होना चाहिए। सीधा क्वेश्चन बनता है कि आपका यहाँ पर द्वंद्व क्या है, तो याद रखें इसमें पहला और द्वितीय दोनों प्रधान होंगे। तो समझ में आ गया आपका द्वंद्व क्या होगा, दोनों की प्रधानता होगी। योजक चिन्ह देखने को मिलेगा और इस योजक चिन्ह का मतलब होता है और, क्या होता है और। अगर आपसे पूछा जाए इसका समास विग्रह, अभी समझा समास विग्रह मतलब बड़ा रूप, तो अगर आपसे पूछा जाए माता पिता का समास विग्रह करो तो क्या लिखोगे, आपको लिखना माता और पिता, ये क्या है आपका समास विग्रह। आई चीजें समझ में, ऐसे दिन और रात, सुबह और शाम, सीता और गीता, भाई और बहन, चाय और वाय, ठीक है, ये क्या है आपके यहाँ पर द्वंद्व समास का समास विग्रह में मैंने आपको समझा दिया। तो सेकंड आपका क्लियर हुआ। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। आगे चलेंगे, आपका यहाँ पर थर्ड सबसे इंपोर्टेंट आपका है कर्मधारय समास। पहले 6 के 6 को समझेंगे, फिर आपका जो तत्पुरुष के अंदर दोनों चीजें इंक्लूड होती है, किस रीजन से इंक्लूड होती है, क्यों आपका कर्मधारय को अलग नहीं माना जाता, अलग माना जाता है तो क्या उसकी अलग विशेषता है, हर एक पॉइंट को आपके सामने रखेंगे। सिर्फ आपको अच्छे से कॉपी और नोट्स अपने लेकर बैठने, उसमें ऐड डाउन जरूर करना है, क्योंकि हिंदी आप दोबारा नहीं पढ़नी, आपको हिंदी दोबारा नहीं पढ़नी, एक बार ही पढ़नी है, अच्छे से क्लियर करनी है। इसके पश्चात आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस आपको करनी है। इसके बाद कभी भी समास पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बात करें कर्मधारय, कर्म को धारण करने वाला क्या है, कर्मधारय। इसमें क्या होगा, दूसरा पद प्रधान होगा। क्या होगा, दूसरा पद प्रधान होगा। लेकिन दूसरा पद कैसे प्रधान होगा, इसमें आपका विशेषण और आपका विशेष्य होगा, विशेषण और विशेष्य, ठीक है। प्लस आपका क्या होगा, उपमान और आपका उपमेय और आपका गुण और गुणी। अब इसे कैसे समझिए, अगर आपको कहा जाए काला व्यक्ति, ठीक है, काला व्यक्ति, पहले तो आपको ये समझना जरूरी है, अगर ये काला है तो ये क्या है आपका विशेषण। ये काला क्या है, विशेषता बता रहा है, किसकी बता रहा है, विशेष्य। विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए। याद रखना, पहले आपको विशेषण और विशेष्य समझना जरूरी है, तो ही आपको कर्मधारय 100% समझ में आएगा। तो क्या विशेषण, जो आपकी विशेषता है, विशेषता काला, छोटा, बड़ा, नीला, पीला, हरा, जैसे क्या है विशेषता, ठीक है। अब किसकी विशेषता बता रहे हैं, यहाँ पर व्यक्ति, क्या बता रहे हैं कि व्यक्ति काला है, ठीक है। तो काला क्या होगा आपका विशेष्य, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, व्यक्ति की।
तो जहाँ पर इस टाइप के शब्द देखने को मिले सब आपके कर्मधारी में जाएंगे। और इसमें आपका काले की महानता नहीं है, किसके है, व्यक्ति। अगर व्यक्ति ही नहीं होगा तो काले का क्या महत्व रह जाएगा, कुछ भी नहीं। अगर व्यक्ति ही नहीं है तो काले का कोई महत्व नहीं है। तो ऐसे यहाँ पर हो गया। अब बात करें आपका उपमान और आपका उपमेय। उपमान क्या लगाया, आपका काला होना किस पर लगाया, उपमेय कौन था, आपका व्यक्ति। आपने क्या पढ़े, अलंकार पढ़े होंगे तो उसमें चीजें समझे, नहीं समझी अलंकार भी आपको समझाएंगे इसी प्रकार से। तो उसमें आपका उपमेय और आपका उपमेय दोनों को समझ लेंगे, उपमान और आपका उपमेय क्या होता है। तो ये क्या है, आपका विशेषण, विशेष्य, आपका उपमान, उपमेय प्लस गुण। ये क्या है, गुण। गुण क्या है, काला होना। किसका गुण है, कौन सा गुणी है, कौन गुण रख रहा है, गुणी कौन है, यहाँ पर व्यक्ति। व्यक्ति ही तो गुण रख रहा है, क्या गुण रखा, काला होना। तो तीनों कंडीशन समझ में आई, विशेषण और विशेष्य क्या है, उपमान और उपमेय क्या है, गुण और गुणी क्या है। ये सब क्या है, आपके कर्मधारय है, मतलब दूसरा व्यक्ति। ठीक है, दूसरा पद ही प्रधान है, यहाँ पर व्यक्ति का ही महत्व है। समझ में आ गया। चलिए अब इसके एग्जाम्पल को समझते, तब आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें आपका एग्जाम्पल लेते हैं, नीलकंठ। क्या है, नीलकंठ। अब किसका महत्व है, नील का या फिर कंठ का, किसका महत्व है, कंठ का। ठीक है, कंठ कैसा है, नीला है। क्या बताया, कंठ कैसा है, नीला है। तो नीला क्या है, विशेषता, मतलब आपका विशेषण, प्लस आपका कंठ क्या है, विशेष्य। किसका है, कंठ। कंठ की बात की गई, कंठ क्या है, विशेष्य। ऐसे उपमेय क्या है, आपका कंठ। ऐसी गुणी क्या है, आपका कंठ। महत्व किसका है, प्रधान कौन है यहाँ पर, आपका कंठ। तो इस प्रकार के जितने भी शब्द आएंगे वो सब आपके कर्मधारय होंगे, जिसमें आपका यहाँ पर आपका दूसरे पद की महानता होगी। नीलकंठ हो गए आपके यहाँ पर अलग अलग तरह के जो भी शब्द आते हैं, जैसे कि क्या हो गया आपका, जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं आपका जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं आपका महात्मा। क्या लिख सकते हैं, आपका महात्मा। ठीक है, इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, आपका क्या लिख सकते हैं, नरोत्तम। प्लस आपका इस प्रकार से हम जितने भी शब्द लेते हैं इसमें क्या है, महान आत्मा। क्या है, आपका महान आत्मा। अब महत्व किसका है, आत्मा का। अगर आत्मा ही नहीं होगी तो महान है, बेकार है, इसका क्या महत्व रह जाएगा, कुछ भी नहीं। तो किसकी प्रधानता होगी, आत्मा। आत्मा कैसी है आपकी, महान है, मतलब विशेषता बता रही है। ऐसी गुणी कौन है, आत्मा है। क्या गुण है, महान होना। नर उत्तम, मतलब नरों में सबसे उत्तम। क्या हो गया, आपके यहाँ पर भी विशेषता बता रहे। तो इस प्रकार के जितने भी शब्द है कर्म को धारण करते हैं। ये कर्म क्या है, महान होना, आत्मा, आत्मा का महान होना, कंठ का नीला होना। तो सब क्या हो गया, इसमें दूसरा पद प्रधान है, वो सब आपके कर्मधारय हो जाएंगे। ये चीजें समझ में आई। चलिए आगे चलते, आपका द्विगु समास। क्या है आपका, द्विगु समास। अब द्विगु समास को समझने का सबसे सिंपल तरीका क्या, द्विगु समास को समझने का सबसे सिंपल तरीका, पहला पद दूसरा पद दोनों चीजें समझ में। इसमें क्या होगा, जो आपका पहला पद होगा उसकी प्रधानता नहीं है। क्या, द्विगु में प्रधानता नहीं है, लेकिन पहला पद आपका संख्यावाची होना चाहिए। अब संख्यावाची किस प्रकार से, ये पढ़ेंगे। प्लस आपको जो इसमें दूसरा पद होगा उसकी महानता होगी। अभी आपने पढ़ा कर्मधारय में भी दूसरे पद की महानता थी, लेकिन मेन फोकस क्या था, इसमें विशेषण और आपका विशेष्य होना चाहिए, विशेषता जरूर बतानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या फोकस है, इसमें संख्या होनी चाहिए। क्या, इसमें नंबर्स होने चाहिए। द्विगु में क्या, पहला शब्द संख्यावाची और दूसरा प्रधान होगा। पहला शब्द संख्यावाची, दूसरा प्रधान होगा। एग्जाम्पल आपका सप्त ऋषि। ठीक है, चौराया, सप्त ऋषि, चौराया, चतुर्भुज, ऐसे आपका त्रिभुज, त्रिभुवन। तो ये सब क्या है आपका यहाँ पर पहला, इसमें क्या हो गया आपका सप्त, सप्त मतलब आपका 7 ऋषियों का समूह। ठीक है, प्लस आपका चौराया 4 रास्तों का समूह। क्या हो गया, 4 हो गया। इसमें 4 आ गया, इसमें 3 मतलब 3 भुजा। क्या है, 3। तो ये क्या दिख गया आपको, सबसे पहले पद क्या मिला, संख्यावाची। भाई यहाँ भी संख्या है, भाई यहाँ पर भी संख्या है, यहाँ पर भी संख्या, लेकिन प्रधान कौन है। अगर यहाँ पर ऋषि ही नहीं होंगे तो क्या महत्व रह जाएगा, कुछ भी नहीं। तो क्या है, 7 ऋषियों का समूह। समूह किसका है, ऋषि का। ठीक है, लेकिन है कितने, 7 है। मेन फोकस किस पर है, ऋषि पर, लेकिन ऋषि कितने हैं, 7 है। तो संख्या भी मिल गई, ऋषि भी मिल गए। लास्ट वाले का यहाँ पर मैथ है, आप कह लो कि दूसरा पद या फिर उत्तम पद जो है यहाँ पर प्रधान है। तो चौराया, तो मेन फोकस किस पर है, राह पर, रास्ते पर। ऐसी भुजा, भुजा कितनी है, 3 है। भुजा कितनी है, 3 है। तो ये सब किस में चले जाएंगे, द्विगु। सीधा संख्या देखना है, संख्या मिल गई आपका। यहाँ पर क्या होगा, आपका द्विगु समास हो गया। पहला शब्द संख्यावाची, दूसरा प्रधान। अब आगे चलेंगे, आपका समझ में आया, बिल्कुल क्लियर है।
आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर तत्पुरुष, तत्पुरुष को हम सबसे बाद में समझेंगे, इससे पहले समझते हैं आपका बहुव्रीहि। क्या, इससे पहले आपका समझते हैं बहुव्रीहि। बहुव्रीहि क्या है? अन्य पद प्रधान। क्या, इसमें अन्य पद प्रधान, ठीक है, पहला और दूसरे को छोड़कर कोई अन्य ही पद होगा। क्या, अभी हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर? माता पिता, इसमें पहला था और ये दूसरा था, दोनों की प्रधानता थी। इसने कहते हैं इन दोनों की तो प्रधानता है ही नहीं, कोई तीसरा। अब भाई तीसरा कहाँ से लाए? वो भी बताएंगे, ठीक है। और इसमें जो बच्चे ट्रिक पूछते हैं वो क्या है, वो भी बताएंगे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर लिखे दशानन, क्या है? दशानन, ठीक है, प्लस पीताम्बर, ठीक है। ये दो ही एग्जाम्पल लेते हैं। क्या, इसमें अन्य पद प्रधान, यहाँ पर क्या है? 10 है आनंद जिसकी, ठीक है, 10 है आनंद जिसकी, मतलब मुख। वाला, ठीक है। आपको इसमें दो चीजें दिखी। क्या दो चीजें दिखी? देखते हैं। इसमें क्या है आपका 10, ठीक है। इसमें क्या है आपका? अन्य पद प्रधान है, ना तो इसमें 10 का महत्व है ना फिर आनंद का, क्योंकि 10 आनंद किसे बोल रहे हैं? हम यहाँ पर रावण को बोल रहे हैं। क्या? रावण को बोल रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? किसी तीसरे व्यक्ति का जिक्र करेंगे। दो आपको यहाँ पर शब्द दिया है, दोनों का ही महत्व नहीं है। क्या? दोनों का ही महत्व नहीं है, क्योंकि हम तीसरे व्यक्ति को बता रहे हैं, तो इनका तो महत्व बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है? ना 10 का महत्व, ना फिर आनंद का, ना मुख का महत्व है, ना 10 का। किसे बता रहे हैं हम? आपको रावण को, तो तीसरा ही पद निकल गया। ऐसे पीला है अंबर जिसका, किसका है? आपका गणेश का। क्या है? गणेश का अंबर क्या होता है? पीला। तो क्या हम बता रहे हैं? आपका गणेश को बता रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया? अन्य, तीसरा ही पद। दूसरी पहचान क्या रख सकते हो? वाला। आपको वाला मिल गया, वाली मिल गई, वाले मिल जाए, जिसका, जिसके। यहाँ पर क्या मिल गया? जिसके। तो ये शब्द आपको कहीं पर भी दिखे, यही आपकी ट्रिक होती है। क्या होती है? ट्रिक आपकी ये होती है। कॉन्सेप्ट समझोगे तो ही ट्रिक का यूज कर पाओगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ट्रिक का भी कोई महत्व नहीं हो जाएगा, क्योंकि ट्रिक से आप 2 क्वेश्चन कर लोगे, 3 क्वेश्चन कर लोगे, 4 क्वेश्चन। अब आप बच्चे तो हो नहीं कि आपको 2 या 4 ही क्वेश्चन करने, सारे क्वेश्चन आने चाहिए, अच्छे से आने चाहिए। तो क्या है? ट्रिक का फायदा तब है जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब आपको पता है कि कॉन्सेप्ट क्या है, कि कोई तीसरा होगा, तो तीसरा पहचान क्या कर सकते हो? आंबर है जिसकी, आंबर जिसका, वाली आपका, या वा, वाली, ये जिसका, जिसकी, ये सब किस में आते हैं? ये आपके उन्हीं में आएंगे जब हम तीसरे व्यक्ति को बताएं। तो सिंपल सा क्या हो गया? अन्य पद जहां पर प्रधान है वहीं पर आपका बहुव्रीहि समास आ जाएगा। तो समझ में आया? बहुव्रीहि हर तीसरे व्यक्ति को बताना। तो तीसरे में जैसे हमने क्या पढ़ा था? नीलकंठ। अगर आपसे पूछा जाए अब नीलकंठ क्या है? नीलकंठ हम पहले क्या पढ़ चुके हैं? विशेषण और विशेष्य में, ठीक है। लेकिन अब ये क्या है? नीलकंठ अगर हम बताएं, यहाँ पर शिव की बात कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि मतलब कोई तीसरा। तो यहाँ पर क्या है? शिव को बता रहे हैं। नीलकंठ किसका है? शिव का। नीलकंठ किसका है? शिव का। नीलकंठ किसका हो गया? शिव का। तो शिव का क्या हो गया आपका? ये तीसरा। ये क्या है? तीसरा पद, मतलब अन्य क्या है? यहाँ पर प्रधान है। तो ये क्या हो गया? नीलकंठ अब आपका बहुव्रीहि हो गया। तो ये चीजें भी आपको समझनी है कि जो चीजें आपके बहुव्रीहि है वो ही आपका कर्मधारय भी हो सकता है। लेकिन विशेषण और विशेष्य आपको ऑप्शन में, नीलकंठ में या तो आपको बहुव्रीहि मिलेगा या फिर आपको कर्मधारय, दोनों ऑप्शन मिलेंगे नहीं। इस चीज का भी ध्यान रखना है। और ये चीजें भी बताएंगे तत्पुरुष में, ठीक है। तत्पुरुष पढ़ने के पश्चात इन सब चीजों के भी डाउट क्लियर कर देंगे। तो ये चीजें समझ में आ चुकी है। आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग, जैसे कि आप सभी को पता है हम डिटेल में हिंदी कर रहे हैं, तो आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करना भी हमारा ही काम है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं तत्पुरुष, ठीक है। तत्पुरुष को समझिए। तत्पुरुष में भी क्या है? दूसरा पद क्या है? प्रधान है। क्या है? दूसरा पद इसमें भी प्रधान होगा। दूसरा पद द्वितीय या फिर उत्तर पद प्रधान, तो वो भी आपका तत्पुरुष होता है, ठीक है। लेकिन तत्पुरुष को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन से 2 पार्ट है? सबसे पहले आपका समानाधिकरण और आपका व्याधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। आपसे क्वेश्चन बनता है तत्पुरुष के कितने भाग है, तो आपको याद रखना है 2। एक है आपका समानाधिकरण, मतलब समान आधार वालों, व्याधिकरण मतलब आपके अलग अलग, ठीक है। तो याद रखना है समानाधिकरण तत्पुरुष समास, आपका व्याधिकरण तत्पुरुष समास, ये 2 प्रकार के आपके समास हो जाते हैं। अब बात करें आपका समानाधिकरण तत्पुरुष में 2 आपके प्रकार आते हैं। क्या? सबसे पहले तो याद रखना है क्या है? आपका समास का भेद तत्पुरुष के भी 2 भेद, आपका समानाधिकरण और आपका व्याधिकरण। अब आपका समानाधिकरण की बात करते हैं, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। एक आपका कर्मधारय और आपका द्विगु। कर्मधारय समझ चुके हैं
और दिगु दोनों ही समझ चुके हैं। तो दोनों किसके प्रकार है? तत्पुरुष। तो जो ये दो विशेषता रखते हैं, किसकी रखते हैं? तत्पुरुष की। याद रखना, तत्पुरुष की विशेषता कौन रखते हैं? ये दो। अगर आपको ऑप्शन में तत्पुरुष मिल रहा है और ये दो भी मिल रहे हैं तो आंसर हमेशा तत्पुरुष होगा। लेकिन अगर आपका तत्पुरुष नहीं है तो आपका कर्मधारय होगा। और दिगु, दिगु की अलग विशेषता है और कर्मधारय की अलग। लेकिन तत्पुरुष इन दोनों की ही विशेषताओं को धारण करता है, क्योंकि तत्पुरुष के ही दो बेटे मान लो, क्या कर लो, तत्पुरुष के दो बेटे, कौन सा? कर्मधारय और दिगु। और जब उसके दो बेटे हैं तो उसके पापा में तो वो सारी समानताएं होगी, तो तत्पुरुष में कर्मधारय की भी समानता है और आपकी दिगु की भी। तो समझ में आया? समानिधिकरण पूछे जाए दो प्रकार के होते हैं, कौन से? आपके कर्मधारय प्लस आपका दिगु। पहला क्लियर। अब बात करें व्याधिकरण। व्याधिकरण में आ जाते हैं आपके यहाँ पर कर्म, कारक, ये सारे जो चिन्ह है ये आपके यहाँ पर आ जाएंगे। व्याधिकरण होते हैं आपके टोटल 6। कितने? आपके टोटल 6। इसमें आपका कर्म, ठीक है। इसके पश्चात बात करें हम आपके यहाँ पर आपका कर्म, आपका करण, संबंध, संप्रदान, अपदान, आदिकरण, ठीक है। ये सब जो है आपके व्याधिकरण के 6 उपभेद है, ठीक है। उपभेद कह दो, भेद कह दो, ठीक है। तो टोटल अगर पूछा जाए तत्पुरुष है आपके 8 में से अगर पूछा जाए समानाधिकरण कितने हैं? आपके 2। आपका पूछा जाए व्याधिकरण कितने हैं? 6। इसमें कर्म, करण, संबंध, संप्रदान, अपदान, आदिकरण, ये सब किसके हैं? आपके तत्पुरुष के। तो तत्पुरुष के भेद समझ में आए। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम आपका यहाँ पर कर्म की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? एक हो जाएगा आपका कन्यादान। इसके अलावा अगर हम आपका ले विद्यालय, अगर आपका कन्यादान को अलग किया जाए तो क्या हो जाएगा? संबंध का, कन्या का दान, ठीक है। ऐसे आपका विद्यालय की बात करें तो विद्या के लिए घर, ठीक है। ऐसे आपका यहाँ पर अलग एग्जाम्पल ले तो जैसे क्या होगा आपका? देशभक्ति, तो क्या हो गया? देश के लिए भक्ति। आपका यहाँ पर अगर हम बाकी एग्जाम्पल ले, जैसे कि क्या हो गया आपका? रोग मुक्त, मतलब आपका रोग से मुक्त। आपके लगभग हमने सभी ले लिए, ठीक है। अगर हम बाकी ले आपका माल गोदाम, तो माल के लिए गोदान आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है आपके यहाँ पर हमने ले लिए। अगर हम आपका यहाँ पर तत्पुरुष और कर्मधारय के हमने अभी लिए थे, क्या हो गया आपका यहाँ पर? कर्मधारय का पूछे। और आपका दिगु में क्या पढ़ा था हमने? आपका चौराया पढ़ा, ठीक है। ऐसे आपका क्या पढ़ा? कृष्ण सर्प पढ़ा। इसके अलावा क्या पढ़े थे हमने? आपके जितने भी एग्जाम्पल आपके कर्मधारय में पढ़े थे वो सब आपके यहाँ पर आ जाएंगे। अब इन्हें समझते। अब कैसे? अगर आपने कारक चिन्ह कभी पढ़े हैं, क्या कारक चिन्ह आपने पढ़े हैं? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो के का की, आपका के लिए, से, अपदान अलग होना, तो ये सारी चीजें आपके होते हैं कारक चिन्ह। कारक चिन्ह जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो ये सारी चीजें आपके वहां पर क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिर भी समझते हैं। आपका यहाँ पर क्या कर्मधारय है? कृष्ण सर्प, ठीक है। क्या है? इसमें भी आपका विशेषण और विशेष्य बता रहे, कृष्ण है, ठीक है, और सर्प है, काला है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? यहाँ पर कर्मधारय बताया गया। दिगु क्या है? चौराया, तो चौराया तत्पुरुष में भी आएगा। याद रखना, तत्पुरुष में वो दोनों विशेषता आएगी जो कर्मधारय में भी है और आपकी दिगु में। क्यों? क्योंकि तत्पुरुष आपके फादर है, पापा है। जब बाप में क्या होगी? दोनों बेटों की तो विशेषता होगी, क्योंकि बेटे भी कहाँ से आए? बाप से आए। तो बाप की सारी विशेषता बेटों में गई है, तो बाप में तो ऑलरेडी वो विशेषताएं है, तो ये दोनों किस में आ जाएंगे? तत्पुरुष में। तो चौराया ये होगा। लेकिन अगर व्याधिकरण की पूछे, जैसे कि करण, कर्म, आपका यहाँ पर संबंध, संप्रदान, अपदान, और आपका अधिकरण, जैसे क्या हो गया? कन्या दान, तो कन्या का दान, ठीक है। कन्या का दान क्या हो गया आपका? यहाँ पर संबंध बता रहे हैं, कन्या का, कन्या से रिलेटेड दान हो गया। ऐसे विद्यालय के लिए तो करण, करण के लिए तो क्या आ गया? करण के लिए करण हो गया। देशभक्ति के लिए आ गया। ऐसे रोग से मुक्त, मुक्त क्या हो गया आपका यहाँ पर? अपदान हो गया, ठीक है। अधिकरण क्या हो गया? से आता है, ठीक है। माल गोदान, माल के लिए गोदान, ये भी आपका किसके हो गया यहाँ पर? आपका ये सब एग्जाम्पल हो गए आपके यहाँ पर तत्पुरुष के। तो इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल आते हैं वो सब तत्पुरुष में आ जाते हैं। तो याद रखना है तत्पुरुष के कितने प्रकार है? समानाधिकरण, व्याधिकरण, सीधा पूछा जाएगा। समानाधिकरण में क्रम और आपका दिगु आ गया। ये सब विशेषताएं जो व्याधिकरण की आ गई। तो ये सब एग्जाम्पल जहां पर भी देखने को मिले तत्पुरुष। अब आपका जो सबसे बड़ा डाउट है कि कौन सा क्या करे एग्जाम्पल में, कैसा देखने को मिलेगा, क्या पेपर में आएगा। तो अगर आपको कभी ऑप्शन में
आपका तत्पुरुष भी दिया हो, आपका कर्मधारय भी और द्विगु भी, तो आंख बंद करके लगाना है तत्पुरुष। लेकिन अगर आपका तत्पुरुष नहीं है और संख्या दी हो तो द्विगु पर चले जाओगे। अगर आपका संख्या नहीं दी और दूसरा पद प्रधान है तो आपका कर्मधारय पर जाओगे। ये चीजें समझ में आई। और बहुवीरी क्या है, आपका तीसरे पद को बताएगा। बहुवीरी क्या है, तीसरे पद को बताएगा। इस चीज को याद रखना है। आपका अव्ययी भाव समझाए, जितने भी आपके अव्यय है, निपात है, परसर्ग है, उपसर्ग, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके अव्यय में। द्वंद्व में दोनों की ही प्रधानता होगी, द्वंद्व में दोनों की ही प्रधानता, योजक चिन्ह देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपकी क्लियर करा दी। समास में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार से फटाफट इनका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले बताया समास क्या है, शाब्दिक करते हैं, संक्षेप करना, छोटा करना। बिल्कुल आपके यहाँ पर समस्त पद जो भी होते हैं इसमें दो आ जाएंगे, दो से ज्यादा भी आते हैं। एक शब्द भी हो सकता है, दूसरा भी शब्द हो सकता है, एक आपका उपसर्ग हो सकता है, दूसरा शब्द हो सकता है, एक आपका शब्दांश, दूसरा आपका शब्द। ये क्या थी आपकी इसकी डेफिनेशन। अब बात करें समास पूछा जाए 4 प्रकार का है, 6 अभी समझाए, 4 प्रकार का भी और 6 प्रकार का भी। ठीक है, अब पूछा जाए 4 कौन कौन से, अव्ययी, द्वंद्व और आपका यहाँ पर तत्पुरुष और आपका बहुव्रीहि, ये 4 प्रकार हो गए समास के। 6 पूछे जाए तो 6 के 6 आपको बताने। अव्ययी भाव पूछा जाए तो जिसमें आपका पहला पद अव्यय हो और पहला पद प्रधान तब वो ही होगा जो आपका अव्यय होगा। तो सीधा सिंपल क्लियर, पहला पद प्रधान वो आपका हो गया अव्ययी भाव। इसके बाद दोनों ही प्रधान, योजक चिन्ह मिल जाएगा, विलोम होंगे, ऊपर उल्टे होंगे आपस में, पुनरावृत्ति आ जाएगी, अर्धआवर्ती हो जाएगी। प्लस आपका कर्मधारय, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है लेकिन विशेषण और विशेष्य देखने को मिलेगी। गुण होगा, दूसरा आपका गुणी होगा, उपमान होगा और आपका उपमेय होगा। आगे बात करें आपका द्विगु, द्विगु में क्या होगा, पहला शब्द ही संख्यावाची, दूसरा प्रधान। तत्पुरुष में क्या होगा, दूसरा पद जो है आपका प्रधान होगा, तत्पुरुष दूसरा पद प्रधान। तत्पुरुष 2 प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और आपका व्याधिकरण। समानाधिकरण 2 प्रकार के, कर्मधारय द्विगु और आपका व्याधिकरण 6 प्रकार के, कर्म, करण, संबंध, संप्रदान, अप्रदान, अधिकरण। इसके बाद है आपका बहुव्रीहि, बहुव्रीहि में अन्य ही कोई पद होगा, ना पहला होता है ना दूसरा, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। ट्रिक क्या होती है इसमें, वाला, वाली, वाले, या, जिसके, जिसकी, इन शब्द का प्रयोग आपका बहुव्रीहि में होता है। तो आपको समास क्लियर हो गया। इन्हें फटाफट नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो आपको ठीक लगता है उस प्रकार से इन्हें लिखिए। अब बात करेंगे आपको क्या करना है। इस क्लास को देखने के पश्चात आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको यहाँ पर समास क्लियर। आज के बाद आपको समास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर क्लास को ध्यान से समझाए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप क्लास को दोबारा से देख लेना, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं, क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और ऐसे इंफॉर्मेटिव क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको हिंदी कंप्लीट कराई जाएगी, डिटेल कोर्स रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात, आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पर चार्ज नहीं देना पड़ेगा और आपका ये जो चीज़ें हैं वो सब आपकी फ्री रहेगी। कोई भी आपका पेड कोर्स नहीं है, क्या है आपका बिल्कुल फ्री है। सिर्फ आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और आपको अपना सपोर्ट दिखाना है। बस आपसे यही उम्मीद करते हैं और ऐसे आप आगे बढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए और इस बार जो है आपको सिलेक्शन अपना लेना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। और आप चाहते हो कोई टॉपिक पहले कराना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि पहले ये वाला टॉपिक करा दीजिए, जो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वैसे हम अगली क्लास में आपके कारक को समझेंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।